अच्छे से बता सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ज्योग्राफी को आपको किस तरीके से पढ़ना है। ज्योग्राफी मेंस के लिए अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप किस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो आपके पास टाइम रहेगा प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स जो कि मई के बाद होती है, तो आपको 4 से 5 मंथ्स का टाइम मिलेगा और उससे पहले आपको प्रिपेयर करके रखना है। अभी आप शुरू कैसे कर सकते हैं ज्योग्राफी शुरू करने का बेस्ट वे है कि आप पहले पेपर 1 प्रिपेयर करें, उसके बाद पेपर 2 प्रिपेयर करें। पेपर 1 में आपके पास जियोमॉर्फोलॉजी जो है और क्लाइमेटोलॉजी जो है, इन पोर्शन को आप दोनों को एक साथ शुरू कर सकते हैं। किसी भी एक टॉपिक को शुरू कर सकते हैं, पहले क्लाइमेटोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी। इन केस अगर आप क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो क्लाइमेट का इम्पैक्ट जो हमारे फिज़िकल ज्योग्राफी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी जो टॉपिक है, इसको हम देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज टॉपिक आप कैसे प्रिपेयर करना है, आपको कौन सी बुक्स लेनी है, शुरू कैसे करना है। सबसे अच्छा वे है कि आप 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की NCERT बुक्स पढ़ें। NCERT बुक्स जो हैं ये बहुत ही माने हुए ऑथर्स इसको लिखते हैं। 6th क्लास की बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th क्लास 7th क्लास, ये बुक्स जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी का वो क्रिएट कर देगी। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये ना सिर्फ आपको मेंस में बल्कि आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा। प्रीलिम्स के अंदर 20 to 25 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंटल साइंस के होते हैं। एनवायरनमेंट भी ज्योग्राफी का एक पार्ट है, हमारे सिलेबस के अंदर है। तो इन दोनों को मिला करके अराउंड 30 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में है। तो ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। जियोमॉर्फोलॉजी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहला यूनिट है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म। इसके अंदर आप ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। इसका मतलब है सबसे पहले आपको जानना है कि ज्योग्राफी के जो फीचर्स हैं वो कहाँ पे हैं, ये जानना है आपको। ये फीचर्स क्या हैं ये जानना है आपको, और ये फीचर्स आप इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये आपको जानना होगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। लेट्स से आप कोई भी क्लाइमेटिक फीचर्स लेते हैं तो वो फीचर्स कौन कौन से फीचर्स हैं। सपोज़ करिए मॉनसून फीचर है, सवाना क्लाइमेट है, तो ये फीचर्स कहाँ पे, ये फीचर्स सबसे पहले आपको क्लासीफाई करने पड़ेंगे। अगर क्लासिफिकेशन को हम देखें तो क्लासिफिकेशन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10 बॉल्स हैं, उन 10 बॉल को हम कलर के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। हम डिवाइड कर सकते हैं रेड कलर की बॉल, ब्लू कलर की बॉल, ब्लैक कलर की बॉल। सिमिलरली हम उसको साइज़ के हिसाब से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, साइज़ उसकी बड़ी है, छोटी है। तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो क्लाइमेट के अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। हमारे सिलेबस के अंदर भी 3 पर्टिकुलर जो थिंकर्स हैं इन क्लासिफिकेशन के, उनके क्लासिफिकेशन सिलेबस के अंदर हैं जो कि हमको पढ़ने होंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं ये हमने जाना एक्चुअली में व्हाट इज़ क्लाइमेट, और उसके फीचर्स जो हैं हमने ये देखे। ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही इस तरीके का है कि इसमें हमको पूरी अर्थ के जो फीचर्स हैं उनको जानना है विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं इसमें ये सेंटर में होते हैं। अगर आप क्लाइमेट ले रहे हैं तो भी इसमें ह्यूमंस पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये एक सेंट्रल इशू है। अगर आप अदर फीचर्स देख रहे हैं तो उसमें भी आपको ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेंट्रल इशू होगा। अभी सपोज़ करिए आपने क्लाइमेट को क्लासीफाई कर दिया, तो ये कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। मॉनसून रेनफॉल जो है ये कहाँ कहाँ पे आती है, साउथ ईस्ट एशिया में है, इंडिया में है, या फिर मेडागास्कर में है। इस तरीके से आपको जानना होगा कि ये कहाँ कहाँ पे ये सब फीचर्स सिचुएटेड हैं। इन फीचर्स के कॉजेज़ क्या क्या हैं, ये सिमिलैरिटी क्यों है, ये सब आपको जानना होगा। अगर हम पेपर्स देखें लास्ट ईयर के, तो
2012 का जो पेपर था उसके अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए। ड्रास्टिक चेंजेस इस टर्म्स में नहीं कि सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस सेम था, बट फिर भी पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। 2012 के पेपर में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं ये हमको मैगजीन्स में मिल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको कभी नहीं मिलेंगे, बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वर्ल्ड के क्या क्या करंट टॉपिक्स हैं, करंट इश्यूज़ हैं, उनको आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। आप कोई सा भी सब्जेक्ट लें, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, वो एक रियलिटी डिफ़ाइन करता है। रियलिटी जो है ये मल्टीफेसेटेड होती है। एक होती है रियलिटी, एक होता है ट्रुथ। ट्रुथ मतलब जो कि सिंगल है, ये ट्रुथ कभी चेंज नहीं हो सकता, बट रियलिटी हमेशा चेंज हो सकती है। तो ज्योग्राफी जो है ये एक पर्टिकुलर रियलिटी को डिफ़ाइन करती है, और ये रियलिटी क्या है, अर्थ के ऊपर जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, ह्यूमन बींग्स का रिलेशन क्या है उन फिज़िकल वर्ल्ड से। ये रियलिटी जो है, इस रियलिटी को हम ज्योग्राफी के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स से जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, पहला है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। ये पहला यूनिट का पहला पोर्शन है। इसके बाद है एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं वो 2 फोर्सेस से इम्पैक्ट होते हैं। एक होता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, दूसरा होता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस का मतलब है वो फोर्सेस जो कि अर्थ के अंदर से आ रहे हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो कि अर्थ के ऊपर से आ रहे हैं। ये 2 फोर्सेस हैं। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन 2 फोर्सेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा सेक्शन है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, ये और जो सेकंड है एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, दोनों रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे भले ही आपके पास 2 डिफरेंट टॉपिक हैं, बट आपको समझना होगा कि ये दोनों रिलेटेड कैसे हैं आपस में। सिमिलरली आगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, तो इसमें आप देखेंगे कि अर्थ क्रस्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थ बनी कैसे, बिग बैंग थ्योरी क्या है, उसके बाद अर्थ का इवोल्यूशन, अर्थ के इवोल्यूशन के साथ साथ स्टार का इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बाद अर्थ क्रस्ट कैसे फॉर्म हुई, अर्थ क्रस्ट पहले कैसी थी, बाद में कैसी थी, ना सिर्फ अर्थ क्रस्ट बल्कि एटमॉस्फेयर कैसा था। अगर आप क्लाइमेटोलॉजी देखें तो इसमें आपको टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होगा। तो ये सब फॉर्मेशन हुई कैसे, ये आपको जानना है। ये सब आप सिर्फ प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ही नहीं देखना है, आपको पहले के कंटेक्स्ट में भी देखना है। लेट्स से क्लाइमेट चेंज जो है ये आज का फिनोमिना नहीं है, ये बहुत पहले का फिनोमिना है। बट आज ऐसा क्या हुआ कि हम इतने चिंतित हैं, इसका रीज़न अभी की एंथ्रोपोजेनिक जो कॉजेज़ हैं। पहले क्लाइमेटिक चेंज सिर्फ नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होता था। अगर आप सपोज़ करिए आपको सिर्फ क्लाइमेट चेंज टॉपिक पे ही आपको अगर पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये देखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं और उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं क्लाइमेट के ऊपर। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ये कब से चलता आ रहा है, इसके पुराने केसेस क्या क्या हैं, इसका ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है, ज्योग्राफी इसको कैसे इम्पैक्ट करती, क्लाइमेट चेंज ज्योग्राफी को कैसे इम्पैक्ट करती है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमन बींग्स को कैसे ये इफ़ेक्ट कर रही है। लेट्स से ज्योग्राफी के टर्म्स में अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज अभी के सिनेरियो में ग्लोबल वार्मिंग भी है। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये भी हो सकता है कि ग्लोबल लेवल पे अर्थ जो है वो और ठंडी होती जा रही है, बट एट प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग का कंटेक्स्ट है, क्लाइमेट चेंज का कंटेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग का कंटेक्स्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको हम हीट बजट से भी रिलेट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे हीट बजट भी एक सिलेबस के अंदर है। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो हीट बजट ऑफ द अर्थ, ये टॉपिक भी है।
तो हीट बजट ऑफ द अर्थ से भी हम इसको रिलेट करेंगे क्लाइमेट चेंज को। उसके अलावा हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं ये कौन कौन सी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इससे भी डिपेंड करेगा। फिर इस क्लाइमेट चेंज का ह्यूमन बींग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्या मेजर्स लिए गए हैं, इंडिया में क्या मेजर्स लिए गए हैं, ये भी ज्योग्राफी का टॉपिक है। अगर आप देखें तो इसके अंदर अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट है। उसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी में भी अगर आप देखें तो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, जियो हाइड्रोलॉजी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे ये जो आखिरी के टॉपिक्स हैं ये सिग्निफाई करते हैं कि हमको करंट कंटेक्स्ट जो है ये भी लेना है, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्या है इन सब चीज़ों का ये भी लेना है। अभी हमने देखे कि शुरुआत के दो टॉपिक्स जो थे ये दोनों रिलेटेड थे। इसके अलावा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। फंडामेंटल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म जो है, अभी सिर्फ जियोमैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना है, इसमें जियोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्रेजेंट कंटेक्स्ट में नहीं लेना है, इससे पहले क्या हुआ ये भी देखना है। तो जियोमैग्नेटिज्म के साथ साथ पैलेओमैग्नेटिज्म क्या है ये भी देखना है। इनफैक्ट 2011 के मेंस के पेपर में ये भी आया था कि जियोमैग्नेटिज्म एंड पैलेओमैग्नेटिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी जियोमॉर्फोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म हो गया। फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर जो है ये बेसिकली जियोलॉजी का क्वेश्चन है, जियोलॉजी का पोर्शन है। इसीलिए जियोलॉजी और ज्योग्राफी सब्जेक्ट आप जो हैं ये दोनों एक साथ नहीं ले सकते। जियोलॉजी ज्योग्राफी काफ़ी सिमिलर हैं, बट यहाँ पे हम जो अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, ये अर्थ का इंटीरियर हम सिर्फ उसी रेस्पेक्ट में जानना चाहेंगे जिसका इम्पैक्ट अर्थ के आउटसाइड हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है, और ह्यूमन बींग्स उससे कैसे इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये सब हमको जानना होगा। लेट्स से अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक आने की वजह से हमारे ह्यूमन बींग्स डिज़ास्टर होता है, इतना लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट होते हैं, जान और माल दोनों का नुकसान होता है। तो ये अर्थक्वेक जो है ये अर्थ के अंदर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ही स्टार्ट होता है, इसका फोकस जो होता है वो अंदर होता है। तो अर्थ के इंटीरियर को जानना भी इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्थ के इंटीरियर को अगर आप जानेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि अंदर जैसे जैसे ज़्यादा है प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है, डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरीके से देखना है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज़ क्यों हो रही है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। ये सब जो है ये साइंस से रिलेटेड है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। बट टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ भी हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज़ भी हो रही है, तो इसके रीजंस क्या हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे जैसे अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं वैसे वैसे मटेरियल जो है ये हैवी होते जाते हैं। तो हैवी मटेरियल की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा ही होगी लाइटर मटेरियल से। तो ये सब आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यही आपको मार्क्स फैच करेगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर जिस हिसाब से था उसमें दो पर्टिकुलर चीज़ें थी। पहले के पेपर्स में खासकर 2010 से पहले आप कोई सा भी एक टॉपिक प्रिपेयर करें तो उसको आप लार्जर स्केल पे ले सकते थे। आपको माइन्यूट चीज़ें ध्यान रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। उसका रीज़न ये था कि पहले 60 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे। सपोज 60 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ गए तो 180 मार्क्स हो गए। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी आपके पास 12 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ होने की वजह से भी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो यूपीएससी कवर कर सकती है। माइन्यूट डिटेल्स ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट जो है ये बहुत ही लेंदी है। जैसे मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट जो हैं ये काफ़ी लेंदी हैं। इस सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट जो हैं ये उनके रेस्पेक्ट में थोड़े छोटे सिलेबस हैं। बट दोनों जितने कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी अपनी खुद की एक स्ट्रेंथ होती है। अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं
और ये सब टॉपिक्स अगर आप कवर करते हैं तो जीएस में आपको जो हेल्प मिलेगी वो और किसी सब्जेक्ट से नहीं मिल सकती। मैंने आपको जैसे बताया कि माइन्यूट चीज़ें आपको कवर करनी है। जैसे अगर आप ये जियो सिंक्लाइंस पढ़ते हैं, फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर पढ़ लिया आपने, जियो सिंक्लाइन अगर आप पढ़ते हैं, जियो सिंक्लाइन के अंदर जियो सिंक्लाइन होता क्या है, कहाँ पे था, इसकी वजह से क्या हो रहा है। जियो सिंक्लाइन जो है माउंटेन बिल्डिंग के अंदर, माउंटेन बिल्डिंग से पहले का एक प्रोसीजर है। तो ये सब आपको जानने की ज़रूरत है। जैसा मैंने आपको बताया माइन्यूट चीज़ें पूछ रहे हैं। लास्ट ईयर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा जिसका पैलेओजोइक ग्लेशियल एविडेंस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये देखिए क्वेश्चन था पैलेओजोइक ग्लेशियल एविडेंस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर। ये देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो इन्होंने एविडेंस मांगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के, कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के जो एविडेंस है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अगर आप पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है ये भी यूपीएससी पूछ सकता है, उसके एविडेंस ही पूछ सकता है। बट इन्होंने यहाँ पे पर्टिकुलर एविडेंस के अंदर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ही पूछा, और वो 12 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है। 12 मार्क्स मतलब अराउंड 150 वर्ड्स। उस 150 वर्ड्स में आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको बताना है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सिर्फ तभी बता सकते हैं जब आपने उसको अच्छे से ध्यान दिया होगा। अगर आपने इसको वाइडर लेवल पे पढ़ा होगा तो सिर्फ आप उस पॉइंट को जानते होंगे जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये सिनेरियो जो है ये सब्जेक्ट को थोड़ा और डिफ़िकल्ट बना देता है, बट इस डिफ़िकल्टी के बावजूद हमको ये बहुत अच्छे मार्क्स फैच करके देता है अगर आप इसको माइन्यूटली डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो। सिमिलरली लास्ट ईयर के पेपर में ये माइन्यूट डिटेल्ड क्वेश्चन जो है, इसके अलावा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर उन्होंने पूछा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आईजीबीपी। आईजीबीपी जो है ये एक प्रोग्राम है, वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। इसके कंपोनेंट्स उन्होंने पूछे। तो ये इस तरीके का पोर्शन, इस तरीके के क्वेश्चंस 2012 से पहले कभी